जी, अनुच्छेद 356 का जो आपने ज़िक्र किया वो बिल्कुल एकदम सही कारगर साबित हो सकता है इस मामले में। और इसमें महामहिम राज्यपाल अगर बात करें राष्ट्रपति से, तो इसकी बिल्कुल संभावना है। और मेरे हिसाब से ये यही ग्राउंड देख रहे होंगे कि क्या किस-किस तरीके से 356 जो है वो लागू की जा सके। और ऐसा नहीं है इस देश में 356 पहले कभी लागू नहीं हुआ है। इस तरीके से बार-बार जो एक विपक्षी दल जो है वो इस बारे में बात करते हैं कि नहीं, 356 जो है वो सर दिखाता है सरकार की बर्बरता, और वो राज्य में चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से फेंक सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसको लेके पूरी तरीके से हमारे न्याय जो संविधान है उसमें एक सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेके, और किस तरीके से जो है अपना कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं वहाँ पे, तो वो पूरा वो फॉलो किया जाएगा इस मामले के अंदर भी। और धनखड़ साहब का जो है एक ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, वो गए हैं वहाँ पे कूच बिहार और अंदरूनी इलाके जो हैं बंगाल के, वो ये देखने के लिए गए हैं। वहाँ पे एविडेंसेस जुटाए जाएंगे कि बताने के लिए कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आज उन्हें राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो उसके लिए उन्हें पूरी तरीके से उसकी एक तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके की चीजें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, अगर उसको लेकर राज्यपाल बार बार कार्रवाई कर रहे हैं और बार बार ममता बनर्जी से कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है इसे सुधारने की जरूरत है, तो अब टीएमसी के जो नेता हैं वो राज्यपाल को गाली दे रहे हैं, कुत्ता तक कह रहे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉपेट है। इस तरीके से क्यों दुश्मनी लाद रखी है राज्यपाल से भी? धनखड़ साहब जो हैं वो महामहिम राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। वो गवर्नर हैं, उनके पास में संवैधानिक ताकतें हैं, और वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। वो कोई एक आमतौर के नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है। तो जिस तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार हुआ है एक महामहिम होने के नाते, मैं कहूँगा ये पूरी तरीके से एक अपना राजनीतिक बदतमीजी की पराकाष्ठा है ये अपने आप में। और साथ साथ में धनखड़ साहब जो हैं, मैं खुद धनखड़ साहब को काफ़ी वर्षों से मैं उनको फॉलो करता आया हूँ। वो पहले सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता थे, और वो बड़े ही समझदार और बड़ी नपी तुली बात करने वाले व्यक्ति हैं। वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं है जो आवेश में कुछ भी बोल जाएं, आवेश में कुछ भी काम करने लगे। उनकी कार्यशैली जो है वो बहुत ही नपी तुली है, और वो अपने संवैधानिक पद की गरिमा को कैसे ध्यान रखा जाता है वो उन्हें अच्छी तरीके से उसका आचरण के बारे में जानकारी है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति टीएमसी कर रही है, ये बड़े दुखद है ये। सर, यहाँ पर जो नेता है टीएमसी के वो ये तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि किसी की गिरफ्तारी ना हो, और जो राज्यपाल हैं वो अब खून चूसने वाले हो गए हैं। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग? ये दिखाता है कि इनका संविधान में लॉ एंड ऑर्डर में कितना फेथ है, कितना बिलीफ है। ये बात कितने वर्षों से हम कहते आ रहे हैं कि ये जो एक राजनीतिक दल है, ये उस तरीके का दल है जो जिसको किसी भी तरीके से सत्ता में आना है, उसके लिए चाहे कितने लोगों की जान लेनी पड़े, कितने एनार्की क्रिएट करनी पड़े अपना स्टेट के अंदर, इन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और टीएमसी का जिस तरीके का रवैया रहा है चुनाव जीतने के बाद में, आप देखेंगे कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट है या राष्ट्रपति है, कोई भी निर्णय लेगा, तो वो इसको इस तरीके से दिखाने की और इस तरीके से नैरेटिव को घुमाने की कोशिश करेंगे कि जैसे सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना चाहता है। उनसे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि वो लोग वहाँ पे हार गए चुनाव को। अब जैसा कि आप उदाहरण लेंगे, आज जो हुआ, सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है। ये केस जो है वो आज से तो है नहीं, ये केस 2016 से चलता आ रहा है। और सबसे मज़े की बात ये है, इस केस को बेपर्दा किया था, इस केस में स्टिंग ऑपरेशन तहलका ने किया था। तो तहलका ऐसा चैनल है जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या संबंध है, मेरे हिसाब से जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, या सब जानते हैं। तो आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इन्वेस्टिगेशन चलती आ रही 2016 से, 2016 के चुनाव के समय से, इससे पहले से। आज 2021 में आ गए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है, जो आपने किया है, उसका तो आपको इन्वेस्टिगेट होना पड़ेगा। आप ऑलरेडी आप कैमरा के सामने चीज़ें कबूल कर चुके हो। तो ये बातें हैं, तो इस बातों का मेरे हिसाब से संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, और आप इस तरीके की जो है भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। एक तरफ टीएमसी ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रही है टीएमसी के नेता, और यहाँ पर अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल ने भी कहा था जो पुलिस वहां पे मूक दर्शक बन के बैठ रही है। सर, इसी के ऊपर भी तो सवाल उठता है ना कि पुलिस को वहां की व्यवस्था को संभालना चाहिए, और पुलिस वहां से लोगों को देख रही है कि वो पत्थर बरसा रहे हैं सीआरपीएफ के ऊपर, और वहाँ पुलिस चुपचाप खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि जिस तरीके से भिड़ंत हो रही है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सीआरपीएफ की, और वहाँ पे लोकल पुलिस की। लोकल पुलिस पूरी तरीके से जो स्टेट के अंडर में आती है, और क्योंकि वहाँ पे 10 वर्ष से जो है एक काला राज चल रहा है इनका वहाँ पे, तो वो बुरी तरीके से उनका फेथ जो है, बिलीफ है, वो हमारी कानूनी प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे किस तरीके से आघात हुए, किस तरीके से
जो है हमले हुए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पे, कार्यकर्ताओं पे, चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद में, तो वहाँ की पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है वो कब्जे में है। आप देखेंगे तृणमूल के, और तृणमूल के कार्यकर्ताओं को जो है एक संरक्षण मिला हुआ है वहाँ की पुलिस से, वहाँ के स्टेट से, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से। यहाँ पर जो ममता बनर्जी जिस तरीके की चीजें कर रही हैं, और राज्यपाल की तरफ से कई बार इन्हें चेतावनी मिल चुकी है, बार बार राज्यपाल की तरफ से कहा जा चुका है कि व्यवस्था को संभालिए, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी राज्यपाल तक की बात नहीं सुन रही हैं। बात मैं कह रहा हूँ जैसे कि ये इन लोगों को ये बात का ज्ञात ही नहीं है, और ये इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप देखेंगे ममता बनर्जी की जो पूरी राजनीति है, राजनीतिक जीवन है उनका, वो इसी तरीके का रहा है। वो कोई भी चाहे प्रधानमंत्री हो देश का, चाहे किसी राज्य का राज्यपाल हो, महामहिम हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, अब आप देखेंगे मतलब चाहे राज्यपाल है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये सब एक संवैधानिक प्रक्रिया से नियुक्त होकर वहाँ तक पहुँचे हुए लोग हैं। आप इस तरीके से, ठीक है आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में, लेकिन जो व्यक्ति एक जगह पे बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को आप इस तरीके से, संवैधानिक जिसके पास में ताकतें हैं, उसको इस तरीके से आप टारगेट नहीं कर सकते। सर, अगर राज्यपाल को सारी जिम्मेदारियां हैं और राज्यपाल का जो पद होता है वो एक राष्ट्रपति की तरह होता है कि उन्हें भी राज्य की सारी जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं, अगर इसके बावजूद भी कोई ऑर्डर देते हैं ममता बनर्जी को, तो आज ममता बनर्जी के जो नेता हैं वो इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो एक्शन लिया जाना चाहिए, और इसमें यही है कि अब तो जैसे आज अभी दिलीप घोष ने एफआईआर कराई है कुछ समय पहले ही, आपको पता चला होगा। लेकिन उसके अलावा भी ये एफआईआर तो चलो ठीक है, ये सिंबॉलिक एक तरीके से हो गई, क्योंकि उन्होंने राज्य के अंदर उनका जो क्रिमिनल जो है निगलेक्शन रहा है, निगलेक्ट किया है उन्होंने एक तरीके से, और साथ साथ में क्योस हुआ है उनकी वजह से। बट ये एक सिंबॉलिक एफआईआर है। अगर आप देखेंगे जो बाकी घटनाक्रम हो रहे हैं, जो जनता तक बात नहीं पहुंच पा रही है, जो मीडिया जहाँ तक उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रही है, जो एक इंटरनल जो एक ब्लेटेंट मिसयूज़ है पावर का टीएमसी द्वारा जो अनलीश किया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, वो अपने आप में अब एक समय आ गया है कि अब उसके बारे में संज्ञान जल्द से जल्द लिया जाए। अगर केंद्रीय सीबीआई अपना काम पूरी तरीके से कर रही है तो सीबीआई को लेकर भी ऑप्शन उठाए जा रहे, मतलब क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से, और ममता बनर्जी की मौजूदगी में वहां पर टीबीआई के दफ्तर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है, रोकने की कोशिश नहीं कर रही है अपने वर्कर्स को। वो ये स्टेटमेंट देना चाहती हैं कि सीबीआई जो है वो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, और भी जो ईडी वगैरह है वो केंद्रीय जांच एजेंसी है, तो ये लोग पूरी तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री उनके इशारे पे काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बार बार इस तरीके से जानबूझ के लोगों के मन में वहम डालना चाहती हैं, ताकि लोग जो है वो इस तरीके से इस चीज़ को लें कि कैसे केंद्रीय एजेंसियां बंगाल में चुनाव, मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद ये केंद्रीय एजेंसियां उनके इशारे पे काम कर रही हैं, और ममता बनर्जी सरकार को जो है वो ख़त्म कर देना चाहती है वहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट कार्रवाई है। अब लेकिन अब कई लोग होते हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वो इस बात से बदला जाते हैं, और उनको जो है एक तरीके से वो आगजनी, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, इन सब की चीज़ों पे वो उतर आए हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी लोग हैं वो इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से मत बदलाइए, इस तरीके से आप मत जो है वो आगजनी पे आइए, क्योंकि ये जो है ममता बनर्जी वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पर टीएमसी के वर्कर्स जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं बाहर बैठकर सीबीआई के दफ्तर के सामने, और वहीं पर ममता बनर्जी भी एक तरफ ये कहती हैं कि कोरोना से काफ़ी ज़्यादा बेहाल है वेस्ट बंगाल में, और दूसरी तरफ इन्हीं के वर्कर्स के पास ना ही तो मास्क है, ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ममता बनर्जी सामने खड़ी हैं, इसको लेकर फिर सवाल क्यों नहीं उठा रही हैं? बिल्कुल, ये जैसा कि टीएमसी के कई कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि आपने कोविड के समय में जो है इनको डिटेंशन में ले लिया, तो कोविड के समय में आपने, ये कहाँ कानून है कि आप डिटेंशन में किसी को नहीं ले सकते हैं? अगर आपने, सीधी सी बात है, कुछ गलत किया है तो उसके अंदर आपको डिटेंशन में आना पड़ेगा। आपके पास में सारी मौजूद कानूनी जो है वो प्रक्रिया है, आप उसको उसको फॉलो करके आप बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जो करना है आप कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ की आड़ लेके सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड का बहाना बना के आप इस तरीके से तो नहीं बच सकते। तो यहाँ पर ममता बनर्जी को क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वो मनमानी कर रही हैं और सीबीआई के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इनके और इनके नेताओं के द्वारा, तो इस तरीके से ये जो एक तरफ कहती हैं कि लोकतंत्र कानून को हम मानते हैं, और दूसरी तरफ ये कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। बिल्कुल धज्जियां उड़ा रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, उस दिन नंदीग्राम से सीट से हारने के बाद में, कि वो केस लड़ेंगी और केस दाखिल करेंगी। केस के साथ साथ लेकिन वो ये बात अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर आज 5 महीने के अंदर अंदर वो उन्होंने चुनाव नहीं जीता, या अपने आप जो है वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पे अगर वो नहीं
उसका प्रतिनिधित्व नहीं वो वहाँ पे कर पाई, तो उनके लिए एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। उनके ऊपर पास से पार्टी का नियंत्रण जो है वो खो सकती हैं, और उनको मुख्यमंत्री पद से भी जो है उनको त्याग देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस गहमा गहमी में वो जानती हैं कि अगर मामले को उलझाए रखना ही उनके लिए कारगर और उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, इसलिए वो इस तरीके की क्या है कि हरकतों पे उतराई हैं। सर, एक तरफ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ये कहते हैं हम कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से लड़ेंगे, कानून का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी तरफ यही लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। तो क्या इनके लिए कुछ नहीं, जैसे कि आप एज एन एडवोकेट आप क्या सोचते हो इस तरीके की सरकार के लिए, प्रशासन के लिए? ये सरकार प्रशासन जो है पूरी तरीके से गंभीर मामलों में लिप्त है, और बुरी तरीके से करप्शन के चार्जेस इन पे लगे हुए हैं। और आप खास तौर पे देखेंगे कि इस तरीके से जो है वो बचना चाहते हैं इन सब चीज़ों से। तो अब मेरा यही कहना है इसमें एक वकील के नाते कि अल्टीमेटली जो है जितने भी जो करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर हैं, मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल एजेंसियाँ उसको जल्द से जल्द उसका क्या है कि कॉग्निजेंस ले, उसका संज्ञान लें, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ कर सकते हैं लोगों के खिलाफ तेज़ किया जाना चाहिए। और इस मामले को पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित मामले की तरह या से नहीं देखा जाना चाहिए। सर, अगर हम राज्यपाल की फिर से बात करें तो जिस तरीके से राज्यपाल ने वेस्ट बंगाल में कूच बिहार भी गए, वो नंदीग्राम भी गए, और जिस तरीके से उन्होंने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखे, लोगों ने उनके सामने हाथ भी जोड़े कि हमारी जान बचाइए। इसके बाद जब मीडिया उनसे सवाल करती है कि आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है वेस्ट बंगाल में, तो राज्यपाल की तरफ से कहा जाता है कि आपको क्या लगता है कि वहाँ पर, मतलब उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि वेस्ट बंगाल में अब जल्दी से जल्दी धारा 356 लग सकती है। जी, अनुच्छेद 356 का जो आपने जिक्र किया वो बिल्कुल एकदम सही कारगर साबित हो सकता है इस मामले में। और इसमें महामहिम राज्यपाल अगर बात करें राष्ट्रपति से, तो इसकी बिल्कुल संभावना है। और मेरे हिसाब से ये यही ग्राउंड देख रहे होंगे कि क्या किस किस तरीके से 356 जो है वो लागू की जा सके। और ऐसा नहीं है इस देश में 356 पहले कभी लागू नहीं हुआ है। इस तरीके से बार बार जो एक विपक्षी दल जो है वो इस बारे में बात करते हैं कि नहीं, 356 जो है वो दिखाता है सरकार की बर्बरता, और वो राज्य में चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से फेंक सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इसको लेके पूरी तरीके से हमारे जो संविधान है उसमें एक सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके, और किस तरीके से जो है अपना कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं वहाँ पे, तो वो पूरा वो फॉलो किया जाएगा इस मामले के अंदर भी। और धनखड़ साहब का जो है एक ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, वो गए हैं वहाँ पे कूच बिहार और अंदरूनी इलाके जो हैं बंगाल के, वो ये देखने के लिए गए हैं। वहाँ पे एविडेंसेस जुटाए जाएंगे कि बताने के लिए कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आज उन्हें राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो उसके लिए उन्हें पूरी तरीके से उसकी एक तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से राज्यपाल तैयारी कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं यही तो एक रीजन नहीं है जो इतनी ज्यादा खींच खाए बैठे हैं टीएमसी के नेता राज्यपाल से, और इस तरीके से जो उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पोपट वगैरह तमाम तरीके की बातें हैं, और जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही हैं अब टीएमसी के गुंडों की तरफ से। अब राज्यपाल को पहले नॉर्मल आदमियों को मान रहे थे, आम आदमी को मार रहे थे, अब राज्यपाल तक को धमकी दे रहे हैं, सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। ये दिखाता है इनका कितना विश्वास है हमारे देश के संविधान में। और देश के संविधान में इनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप हर तरीके की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, संवैधानिक जो ताकत को, अगर आप इस तरीके से हर बात बात में आप उल्टा सीधा बोलते हैं, चैलेंज करते हैं, और उनकी जो भूमिका पे सवाल उठाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अपमान है हमारे देश के जो संविधान के निर्माता हैं उनके ऊपर। मेरे हिसाब से अगर वो इस तरीके की हरकत करते तो उन्हें कोई उनका जो है वो नहीं बनता कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें या किसी और बड़े व्यक्ति की बात करें जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं। तो ये दिखाता है इनकी सोच, और इसी सोच से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी वहाँ पे चुनाव जीतने के लिए। खैर, जो भी वहाँ पे परिणाम रहा वो, अब हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्रशाही में जनता का जो निर्णय है वो सबको स्वीकार होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी तरीके से एक अच्छा विपक्ष की भूमिका निभा रही है वहाँ पे। लेकिन ये लोग ताकत में जीतने के बावजूद वहाँ पे दंगा फसाद कर रहे हैं, वहाँ पे आगजनी कर रहे हैं, और पूरी तरीके से जो है वहाँ पे हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल साहब जो हैं उनके ऊपर आए दिन आघात कर रहे हैं। धन्यवाद।